ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाला जो फिटर फर्स्ट ईयर की हमारी क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो आप लोग प्ले स्टोर पे नहीं जाना है, आप लोग यूट्यूब पे चले जाइए। यूट्यूब में अपना ग्लोबल आईटीआई चैनल को ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जो है आप देखेंगे ना, चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट का सेक्शन बना होगा, होम वीडियोज शॉर्ट्स लाइव वगैरह होता है, और वो बगल में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। वहां पर जाएंगे ना तो वहां पर फिटर फर्स्ट ईयर के नाम पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपको आज की वीडियो प्लस इसके पहले की सारी वीडियो इकट्ठी मिल जाएगी, प्लस जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट से मिलेगा www.globality.org। ठीक है, वेबसाइट को कैसे यूज करना है अगर आपको नहीं मालूम है कि भाई पीडीएफ कैसे मिलेगा, वैसे वेबसाइट आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, हर एक वीडियो में पार्ट 10 तक की वीडियो में, ठीक है, उसके बाद नहीं, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक की जो भी वीडियो है उसके किसी भी वीडियो को आप एक को ओपन कर लीजिए और उसके स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा स्टेप वाइज उसमें बताया गया है कि कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। चीजल जो होती है, चीजल की जो एज होती है ना, चीजल की जो एज होती है उस पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि भाई क्राउनिंग क्या चीज है। दरअसल जो हमारी चीजल होती है, चीजल इस टाइप से हमारी होती है, तो इसकी जो कटिंग एज आगे बनाई जाती है ना, तो कटिंग एज बिल्कुल सीधा ना बना करके, जैसे इसकी जो कटिंग एज होगी, कटिंग एज ऐसे सीधा नहीं रहेगी, सीधा ना बना करके हल्का सा गोलाई लिए हुए बनाई जाती है। ऐसे आई बात समझ में, चीजल की कटिंग एज एकदम सीधा ना बना करके हल्का सा गोलाई लिया हुआ बनाया जाता है, तो उसी को क्राउनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउनिंग। क्राउनिंग कर दिया जाता है, जो हमने हल्का सा गोलाई ले लिया। तो ये पूछा क्राउनिंग क्यों किया जाता है, तो उसका एक ही उद्देश्य है, जैसा कि मैं ऐसा पहले भी पढ़ा था हैमर में भी इसी टाइप से आया था कि हैमर के जो निचला सरफेस है वो बिल्कुल सीधा ना बना करके, ऐसे सीधा ना बना करके क्या किया, उसमें उत्तलता दी जाती है। हैमर में भी यह उत्तलता टाइप का दिया जाता है। तो यह क्यों दिया जाता है यह भी पूछा, और दोनों का सेम रीजन है कि हैमर में क्यों उत्तलता दे रहे थे, चीजल में क्यों हम लोग सीधा ना रख करके क्राउनिंग क्यों कर रहे हैं, उसकी कटिंग एज पे क्राउनिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि इसके कोने टूटे ना। अगर बिल्कुल सीधा रहता तो जब आप कटाई वगैरह करते, किसी मेटल को काटते तो थोड़ा भी कोना यहाँ लगता, कोना टूट करके निकल जाता। अब जब कटिंग एज जैसे हल्का सा गोलाई में रहेगी, मतलब उस पर जब क्राउनिंग दे दिया जाएगा, चीजल एज की कटिंग उसकी गोलाई में देना मतलब क्राउनिंग कर देना, तो उससे क्या होगा कि उसके जो कोने हैं वह टूट करके निकलेंगे नहीं। क्या करेंगे? टूट करके नहीं निकलेंगे। तो ऑप्शन देखिए, कोनों की खुदाई को रोके, मतलब प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, मतलब कॉर्नर को टूटने से बचाए, एक तरह से आप कह सकते हो। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके। अगर मान लीजिए आप धातु की कटाई कर रहे हो तो आप टूल को कैसे बचाओगे कि वो जिस जॉब को, जिस वर्क को आप कटाई करें तो उसके सरफेस से वो रगड़ ना खाए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एंगल के बारे में, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि अगर कोई जॉब है इस तरह से और यहां पर हमारी चीजें लगी हुई है, ठीक है, यहां पर क्या है, हमारा चीजल है, कटाई कर रहा है, यह चीजल है, ठीक है, और यहां से चिप्स निकलेगा, इस पर से ऐसे बाहर को जाएगा। तो हमें मालूम था कि जो कटिंग एज पे यहाँ पे जहां पे कटाई कर रहा है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, क्या खींच दें, परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, तो यह वाला जो एंगल होता है आपका इस सरफेस पे और यह परपेंडिकुलर लाइन के बीच में यह जो एंगल बनता है, यह हमारा क्या बनता है, रेक एंगल बनता है। क्या बनता है? रेक एंगल। और नीचे वाली सरफेस से और जॉब की सरफेस के बीच में यह वाला जो एंगल बनता है हमारा, ये वाला, यह क्या होता है, यह क्लियरेंस एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, जॉब अगर हम क्लियरेंस एंगल को कम करेंगे तो यह जो टूल है हमारा, यह जो हमारा क्या है, टूल है या चीजल है, तो ये टूल क्या होगा, अगर नीचे को झुकाएंगे तो जॉब की सरफेस से रगड़ खाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे बचाएं। भाई इस टूल को हम कैसे बचाएं कि यह वर्क की सरफेस से ना रगड़े। तो आपको मालूम है, यहाँ देख के पता चला कि अगर जितना हम इसको उठाएंगे उतना ही यह सरफेस से दूर होगा, तो रगड़ने का चांस कम रहेगा। तो जब यह रगड़ने का चांस कम रहेगा तो यह किसकी वजह से चांस कम हो रहा है, क्लियरेंस एंगल। इसी को तो क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो जैसे जैसे हम टूल को उठाएंगे तो क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ेगा। भाई जब टूल को ऊपर उठाओगे तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा, तो बड़ा होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा, क्लियरेंस एंगल बड़ा होगा। मतलब जब क्लियरेंस एंगल बढ़ रहा है तो यहाँ नीचे जॉब से टूल का घिसने का या रगड़ने का चांस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्वेश्चन देखिए,
इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल के कोण को बढ़ा करके। भाई जब हम क्लियरेंस एंगल का मान अगर मान लीजिए कम कर दे, चीजल बिल्कुल झुका दे, क्लियरेंस एंगल का मान कम हो जाएगा तो टूल एकदम रगड़ खाने लगेगा सरफेस से। तो रगड़ ना खाए इसके लिए क्या करेंगे, चीजल को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे तो यह वाला एंगल बढ़ेगा और यह एंगल कौन सा है, क्लियरेंस एंगल है। तो इसका मतलब क्लियरेंस एंगल को अगर हम बढ़ा देंगे तो जो टूल है हमारा वो सरफेस से रगड़ नहीं खाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो लिखा था लिप कोड को घटाकर, लिप कोड कौन सा होता है, तो यह जब पॉइंट एंगल होता है चीजल के या बीच वाला, दोनों लिप्स के बीच का जो एंगल है ये लिप एंगल या पॉइंट एंगल है। ठीक है, इसको कम या ज्यादा किया जाता है, घिसने से मतलब नहीं होता है, इसको कम या ज्यादा करते हैं मटेरियल के आधार पर, कौन से मटेरियल की कटाई कर रहे हैं। अगर हार्ड मटेरियल होगा तो फिर एंगल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पॉइंट एंगल या फिर कह लीजिए यह जो लिप एंगल है वो हमें ज्यादा चाहिए होगा। और अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो यह एंगल कम होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, रेक एंगल को बढ़ाकर नहीं, क्योंकि रेक एंगल कहाँ है, ये ऊपर वाला है, ये वाला रेक एंगल है ना। अगर रेक एंगल का मान कब बढ़ेगा, जब चीजल को नीचे झुकाएंगे, चीजल नीचे झुकाएंगे तो यह एंगल बड़ा होगा, यह एंगल बड़ा होगा। कौन सा एंगल बड़ा होगा, इसका मतलब रेक एंगल बड़ा होगा। जब चीजल को नीचे झुकाओगे तब तो यह नीचे वर्कपीस में सरफेस में टच करने लगेगी ना। इसका मतलब अगर आप रेक एंगल को बढ़ाओगे तो क्लियरेंस एंगल कम होगा, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। रेक एंगल बढ़ेगा क्लियरेंस कम होगा, क्लियरेंस बढ़ेगा तो रेक कम होगा, क्योंकि चीजल झुकेगी जिधर उधर का एंगल कम होगा और दूसरी साइड का बढ़ेगा। तो रेक एंगल बढ़ाने का मतलब चीजल नीचे झुकाओ तो रेक एंगल बढ़ जाएगा, तो जब नीचे झुकेगा तब तो सरफेस से रगड़ खाने लगेगा, जबकि हमें सरफेस से रगड़ नहीं करवाना है। तो इसीलिए फिर अगला जो आंसर था यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इंपैक्ट को सहन कर सके। हालांकि मैंने ये सब आपको प्रॉपर्टीज पहले ही बता रखा है कि टेनासिटी क्या होता है। तो मैंने बताया था कोई भी पदार्थ हो जिसपे बाय तनन बल लगे, तनन बल का मतलब इधर और इधर दोनों साइड फोर्स लगे, कौन सा, टेंसाइल फोर्स। किसी भी वस्तु पे, किसी मटेरियल पे अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जैसे इस पे मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊं और यह बिना फटे और बिना क्रैक हुए उस बल का विरोध करे और उसको सहन कर सके, तो वह कहलाता है क्या, टेनासिटी। क्या कहलाता है, टेनासिटी कहलाता है। हार्डनेस का ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई अगर मटेरियल, कोई धातु है जो जल्दी कट नहीं रहा है और ना ही घिस रहा है, मतलब वो कटने और घिसने का विरोध कर रहा है, वो जल्दी कटता नहीं है, वो जल्दी घिसता नहीं है, इसका मतलब उसमें हार्डनेस का गुण है, वो कठोर है। हार्डनेस का मतलब क्या, कठोरता। कठोरता का मतलब क्या भाई, कोई चीज कठोर होगी तो क्या होगा, वो जल्दी कठोर होगी तो घिसेगी भी नहीं, ना ही कटेगी, तो यही उसका गुण हो गया हार्डनेस का। भंगुरता, भंगुरता मैंने बताया था कि जब अचानक इंपैक्ट लोड पड़ता है, 100 का इंपैक्ट लोड पड़ेगा तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, सहन नहीं कर पाता है। भंगुरता में उल्टा होता है ना, तब तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो 100 के इंपैक्ट को सहन कर सके। जबकि हमें मालूम है अगर किसी मेटल में ब्रिटलनेस का गुण है तो जब अचानक से 100 का इंपैक्ट लोड पड़ता है तो तुरंत टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। यह कोई भी अस्थायी विकृति नहीं दिखाता है, सीधे टूट जाएगा, सीधे टूट जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, तो ब्रिटलनेस होता है। और ये भी मैंने बताया था कि ब्रिटलनेस का जस्ट उल्टा प्रॉपर्टीज किसके अंतर्गत होती है, टफनेस में होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। टफनेस में क्या होता है, यह अचानक पड़ने वाले 100 का इंपैक्ट लोड को सहन कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अचानक जो 100 का इंपैक्ट लोड पड़ता है उसको, यह इंपैक्ट लोड का मतलब ही अचानक लोड होता है। जो आपका 100 का इंपैक्ट लोड पड़ेगा तो उसको कौन होगा, टफनेस उसको सहन कर सकता है, वो उसका विरोध करेगा या टूटेगा नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं जबकि इंपैक्ट लोड पे टूट जाता है या नहीं टूटेगा, इसीलिए बोला जाता है कि जो ब्रिटलनेस है वो टफनेस के विपरीत गुण है, या फिर कह सकते हैं टफनेस का जो गुण है वो ब्रिटलनेस के विपरीत होता है। इन दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला थोड़ा देखिए, विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, देखिए फिगर नहीं दिया हुआ था, मैंने फिगर लिया हुआ जिससे कि आप फिगर देख करके अगर समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं जल्दी। कह रहा है कि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है ना, उसकी मेजरिंग फेस पर फ्रेम में कौन सा पार्ट, देखिए विच इज द मेजरिंग फेस, कौन सा मेजरिंग फेस फिट होता है फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड के फ्रेम पर। देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर हमारे पास ये है, इसका फ्रेम यह होता है, यह होता है क्या हमारा फ्रेम। तो इस फ्रेम पर कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फिट है, देखिए फ्रेम पे क्या फिट है, फ्रेम पे यहाँ एक कुछ लगा हुआ है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो यह फ्रेम पे या फिट किया गया इसको क्या बोला जाता है, एनविल बोला जाता है। तो ये पूछा था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम पर कौन सा पार्ट फिट होता है, मेजरिंग वाला कौन सा पार्ट आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम पे फिट होता है। तो फ्रेम पे कौन सा फिट होता है, एनविल लगा होता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बाकी बैरल वगैरह का है तो आपको मालूम है कि इस वाले हिस्से को बैरल या फिर स्लीव बोला जाता है, और इस वाले को थिम्बल बोलते हैं, और इस वाले को रैचेट स्टाफ बोलते हैं।
ठीक है। बाकी यह जो है हमारा स्पिंडल होता है, और यह जो होता है हमारा लॉक होता है, लॉक या लॉक नट भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स के नाम हो गए। अगला कह रहा है इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। देखिए बाकी माइक्रोमीटर मैंने आपको समझाने के लिए लिए हुए, फिगर पे स्पेयर दिया हुआ था और इसको पूछा हुआ था यह माइक्रोमीटर कौन सा है। तो यह तो 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका है, आप लोगों को देखते ही पहचान जाना चाहिए कि यह कौन सा माइक्रोमीटर है। यह माइक्रोमीटर है डेप्थ माइक्रोमीटर, गहराई मापने वाला माइक्रोमीटर। इसका हमने बात भी किया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं इसका होता है। ठीक है, तो यह जो बेस होता है या स्टॉक होता है, यह जो होता है हमारा क्या होता है, इसी को जॉब के तक में रखा जाता है। ठीक है, बाकी इसको जो होगा हमारा वही बैरल या स्लीव हो जाएगा, बैरल या स्लीव। और यह यहाँ पे लॉक वाला हो गया। ठीक है, यह हमारा थिम्बल हो गया। और एक चीज ध्यान देना होता है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको कभी कभी कैप भी बोलता है। किसमें, डेप्थ माइक्रोमीटर वाले में कैप या फिर रैचेट स्टॉप कह सकते हैं। इसका ध्यान रखना है, कभी कभी अगर कैप बोल देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के ऊपर वाले पार्ट को कैप कहते हैं। तो ये तो डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया। इनसाइड माइक्रोमीटर, इसका भी फिगर देख लीजिए ताकि कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बदल ले तो आपको दिक्कत ना आए। यह है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर में देख रहे हैं प्लंजर टाइप का लगा हुआ है, यह दबता है। तो कहीं पे भी अगर आंतरिक माप लेनी है, जैसे किसी जॉब में, यह फिगर में बना रहा हूं किसी जॉब का, ठीक है, अब मुझे इस वाले का माप लेना है कि इसका माप कितना है। तो ये जो होता है ना, दब जाता है, हाथ से दबाएंगे ना तो दब जाएगा। उसके बाद यहाँ हैंडल लगा हुआ, हैंडल को घुमा देंगे तो जिस पे दबाएंगे उसी पे लॉक हो जाएगा। दबा के छोटा कर दीजिए, फिर हैंडल को घुमा दीजिए, वो उसी पे लॉक हो जाएगा। अब उसको हैंडल की मदद, हैंडल हाथ में पकड़ लेंगे ताकि अचानक से गहराई में जा सके। फिर यहाँ सामने ला करके हैंडल को घुमा देंगे ना तो वो पूरा खुल जाएगा। फिर क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। तो इस तरह से हम माप ले सकते हैं आसानी से कि अंदर गहराई में उसके माप लेने के लिए। ठीक है, तो हालांकि इसमें से फिर निकल नहीं पाएगा, अगर इस टाइप का फिगर होगा तो दिक्कत कर देगा वो। लेकिन गहराई में जब लेना होता है सीधा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ताकि हम उसे निकाल सके सीधे। 1 मिनट, हाँ इस टाइप से। तब इसके अंदर उसको दबा करके डालेंगे, जब वो पूरा फैल जाएगा तो हैंडल को घुमा करके लॉक करेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। और फिर इसके रीडिंग को माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग को इसके पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट उस पर भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे है ना रीडिंग दिया हुआ है, तो वहां से आप रीडिंग निकाल सकते हो। तो इनसाइड माइक्रोमीटर ये होता है आपका। बाकी वर्नियर माइक्रोमीटर, तो वर्नियर माइक्रोमीटर ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, ये वर्नियर माइक्रोमीटर का है। और आउटसाइड माइक्रोमीटर जो लास्ट फिगर आपको दिख रहा है, जो अभी हमने पीछे भी देखा था, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर था। ठीक है, बाहरी माप लेने के लिए। और इनसाइड माइक्रोमीटर आंतरिक माप लेने के लिए। तो यह जो फिगर है, यह आउटसाइड माइक्रोमीटर का। सारे पार्ट्स का नाम आप जानते हैं, एनविल होता है, स्पिंडल होता है, बैरल या स्लीव होता है, और यहाँ पे थिम्बल होता है हमारा, और यह रैचेट स्टॉप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना, माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर दोनों सेम होते हैं देखने में दोनों सेम होते हैं। तो आप पहचानोगे कहां से, परिवर्तन कहां से आएगा, तो यहां से आएगा। इसके बैरल या स्लीव पे देख रहे हैं ना, सिर्फ एक ये लाइन खींची गई है और इसमें मेन स्केल बना हुआ है। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या होगा, देखिए इस पार्ट को, यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है हमारा, इसी को जूम करके यहां दिखाया गया कि अगर वर्नियर माइक्रोमीटर होता तो ये डेटम लाइन पे जो स्केलिंग की गई है वो तो रहती, उसके साथ में इस पर ऊपर 10 लाइन, ये कितनी लाइनें खींची जाती है, 10 लाइनें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग से पैरेलल लाइन खींची गई है, जबकि नॉर्मल माइक्रोमीटर में नहीं है, ये सिंपल है, इस पर सिर्फ एक ही मार्किंग है। तो वाली मार्किंग तो इस पे रहती है, उसके अलावा स्लीव पर 10 लाइनें और पैरेलल में खींच दी जाती है, जिन्हें वर्नियर लाइन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इन लाइनों को, इन लाइनों को वर्नियर लाइन कहते हैं, वर्नियर लाइन। तो इस माइक्रोमीटर को वर्नियर माइक्रोमीटर बोला जाएगा। सिर्फ नॉर्मल ऐसा है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, पर इसी माइक्रोमीटर पे क्या किया जाए, इसके बैरल या स्लीव पे 10 लाइनें ऐसे बढ़ा दी जाए तो वो वर्नियर माइक्रोमीटर हो जाता है। लेकिन इससे फायदा भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन बढ़ी हुई है। इस वाले वर्नियर माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है ना, इसकी अपेक्षा बढ़ जाती है। इसकी लास्ट लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.001 mm होता है, जबकि इसका कितना होता है, 0.01 mm होता है। इसके अपेक्षा 10 गुना एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm, मतलब 0.01 mm की एक्यूरेसी में माप कर सकता है, जबकि 0.001 mm की एक्यूरेसी में माप सकता है वर्नियर वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। जो हमारी मशीन होती है, यहाँ पे आपको मशीनें दिख रही होगी ड्रिल वाला, ठीक है, तो इस पे जो ड्रिल मशीन हमें दिख रही है, तो वही पूछ रहा है कि जो हमारा मशीन स्पिंडल है, ठीक है, इस पे जो है हम ड्रिल चक को कैसे, इसमें ड्रिल, एक तो बिना ड्रिल चक होता है जिसमें डायरेक्ट लग जाता है, और एक ड्रिल चक लगाया जाता है। तो ड्रिल चक को कहां पकड़ा जाता है, तो ड्रिल चक को आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है। किसके द्वारा,
जिस ड्रिल मशीन पे ड्रिल चक लगाया गया होता है, तो ड्रिल चक कहाँ लगाया जाता है, वो आर्बर के ऊपर, टेपरित भाग होता है उसी आर्बर के ऊपर, मतलब जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल में आर्बर लग जाता है और आर्बर के ऊपर ड्रिल चक को पकड़ा जाता है। आई बात समझ में? मशीन के स्पिंडल में आर्बर लग जाएगा और आर्बर के ऊपर ड्रिल चक को पकड़ा जाएगा। तो ये पूछा ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, तो मशीन स्पिंडल में आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। बाकी ये 22 सॉकेट या फिर 22 स्लीव क्या होता है, तो इनका यूज तब किया जाता है सॉकेट या स्लीव का, जब हमारे पास जो ड्रिल बिट है वह कहां लगाना, मशीन स्पिंडल में सीधे लगाना हो और उसका साइज कम या ज्यादा हो। कहने का मतलब है जैसे ये मशीन आ गई हमारे पास, कौन सी, ड्रिल मशीन, इसमें देखिए चक नहीं है, चक वाले को तो हम जॉ को खोल के कम ज्यादा कर सकते हैं, पर इसमें जो है ये ड्रिल मशीन है, इसमें क्या है, इसमें चक नहीं है। ड्रिल मशीन के हम स्पिंडल में डायरेक्ट किसको पकड़ेंगे, ड्रिल बिट को पकड़ेंगे, डायरेक्ट इसके स्पिंडल में पकड़ेंगे। तो अब जो स्पिंडल है, मान लीजिए इसका स्पिंडल 20 mm का है, 20 mm साइज वाला है, इसका स्पिंडल कितने साइज वाला है, 20 mm साइज वाला है, ठीक है। और आपके पास जो ड्रिल बिट है, जो आपके पास ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट वो हो सकता है कितने की हो, 18 mm वाली हो, या फिर आपके पास ड्रिल बिट हो सकती है कितने mm वाली हो, 22 mm वाली हो। अगर आपके पास ड्रिल बिट 20 mm की रहेगी और यहाँ पे मशीन में 20 mm दिया हुआ है स्पिंडल में पकड़ने के लिए, तो आप आसानी से पकड़ लोगे। पर अगर आपके पास जो ड्रिल बिट है वो हो सकता है आपके पास मशीन है 20 mm वाली, जो मशीन है ड्रिल मशीन, उसके स्पिंडल में जो होल है वो 20 mm वाला है, और आपके पास ड्रिल बिट 18 mm लगाना हो, 22 mm भी लगाना हो, भाई अलग अलग साइज की लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ा कि सिर्फ 20 वाले से ही काम चल जाएगा। अब अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो करेंगे नहीं कि आप 18 mm वाले के लिए 18 mm वाले जाइए ड्रिल मशीन खरीद के आइए, 22 के लिए 22 है तो ढेर सारी ड्रिल मशीन लग जाएंगे, ठीक है, तो खर्चीला हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हमें क्या बनाया गया, सॉकेट और स्लीव बनाए गए। क्या बनाए गए, सॉकेट और स्लीव। जब हमारा मान, जैसे इस मशीन का 20 mm था ना स्पिंडल का, लेकिन हमारे पास ड्रिल बिट कितने वाली है, 18 mm वाली है। अब हमें 18 mm की ड्रिल बिट को 20 mm में बदलना है, तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। मतलब जब ड्रिल बिट का साइज कम पड़ जाए, ड्रिल बिट पतली पड़ जाए और होल चौड़ा हो, तो उस केस में स्लीव चढ़ा देते हैं जिससे वो मोटा हो जाता है और फिर इसके अंदर लग जाता है, ठीक। और अगर ये उल्टा हो जाए, तब हमारे पास क्या, देखिए 22 mm की ड्रिल बिट है, हमारे पास 22 mm की ड्रिल बिट है, जबकि होल क्या 20 mm का है। अब हमारे पास साइज ज्यादा है, 22 mm है, हमें 20 चाहिए, तो अब उसको कम कैसे करेंगे, ड्रिल बिट के साइज को कम घिसेंगे तो है नहीं, घिस देंगे तो खराब हो जाएगा ना, घिसना नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आता है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, सॉकेट। सॉकेट लगा देंगे। कहने का मतलब है जब हमारे पास ओवर साइज की ड्रिल बिट हो, ड्रिल बिट की साइज बड़ी हो ड्रिल स्पिंडल की अपेक्षा, तो सॉकेट यूज करते हैं, और ड्रिल बिट छोटा पड़ रहा है, पतला पड़ रहा है, तो हम वहां पे स्लीव यूज करते हैं। दोनों का फिगर भी अभी मैं दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यह ड्रिल बिट है और इसके साथ यह सॉकेट है। यह क्या है हमारा सॉकेट। सॉकेट क्या करेगा, सॉकेट साइज को कम कर देगा, जैसे 22 से 20 में बदल दिया, तो सॉकेट ड्रिल बिट के साइज को घटा देता है। तो यहां पर देखिए ये ड्रिल बिट का साइज था, ठीक है। अब हमें चाहिए था कम साइज का, तो सॉकेट में देखिए नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है, ऊपर वाला कम है, मतलब यह चौड़ा रहेगा तो यह भी चौड़ा इसके अंदर घुस जाएगा। अब ये ऊपर वाला हिस्सा कम कर दिया, अब इसको ड्रिल स्पिंडल में आराम से लगा लीजिए। मतलब हो सकता है आपका कितना है, 22 है, आपका ड्रिल बिट 22 की थी, तो यह वाला हिस्सा इसमें देखिए नीचे 22 है और ऊपर 20 है, नीचे आप लगा देंगे 22 वाला, फिर ऊपर पतला वाला 20 में चला जाएगा। तो सॉकेट काम कर दिया। स्लीव में क्या होता है, देखिए यहाँ जो डायरेक्ट दिखाया कि यहाँ पर जो है यह ड्रिल बिट है आपकी और इसके ऊपर एक ही है, अब इसके ऊपर चढ़ा देंगे स्लीव को तो यह मोटा हो जाएगा, फिर इसको डायरेक्ट मशीन में लगा दीजिए। आया समझ में ना, यह स्लीव है हमारे पास, यह क्या है, यह दोनों हमारे पास स्लीव है। अब यह देखिए ड्रिल मशीन का स्पिंडल है, स्पिंडल को होल में लगाना है। अब यह जो है पतला पड़ रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, तो जब पतला पड़ेगा तो इस स्लीव को इसके ऊपर चढ़ा देंगे, मोटा हो गया, अब इसके अंदर लगा लीजिए। तो स्लीव के द्वारा हमने क्या किया, पतले ड्रिल बिट को मोटे में बदल दिया, अब इसको लगा लिया हमने यहाँ पे स्पिंडल में। या फिर दूसरा तरीका, यहाँ पे देखिए हमारे पास मोटा था, इसको पतला करना था इसमें लगाने के लिए, तो हमने क्या किया, ये जो मोटी ड्रिल बिट थी इसको मोटे वाले भाग मतलब सॉकेट में लगाया। और सॉकेट दो हिस्से में, स्लीव एक ही हिस्सा में है, सॉकेट दो हिस्से में बना होता है, आगे वाला मोटा पीछे वाला पतला। तो यह मोटा वाला मोटे में चला गया, पीछे इसका पतला भाग है, पतला वाला भाग स्पिंडल में डायरेक्ट चला जाएगा। तो इस तरह से सॉकेट और स्लीव का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है, मतलब कौन सी ऐसी ड्रिलिंग मशीन है जिसमें यह सुविधा है कि हम स्पिंडल हेड को कॉलम के पास भी ले आ सकते हैं, दूर भी ले जा सकते हैं।
ठीक है। पिलर ड्रिलिंग मशीन मैंने आपको बताया था, पिलर ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, फर्श वगैरह पे लगाई जाती है। बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है, बस आकार में उससे बड़ी होती है, मतलब बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का ही बड़ा रूप है। ये 75 mm तक की ड्रिल का व्यास कर सकता है, या भारी वर्क के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? भारी वर्क के लिए। किसकी अपेक्षा? भारी वर्क के लिए बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा, ठीक है, या ना सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग, इसकी अपेक्षा। यह किसके लिए? हल्के वर्क के लिए, हल्के वर्क के लिए। ये 12.5 mm तक के लिए ही जनरली यूज किया जाता है। यह कहाँ लगाया जाता है? तो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन है, इसको बेंच के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन मैंने बताया था कि जो बेंच ड्रिलिंग मशीन है, एक बेंच पे एक हमारा ड्रिलिंग मशीन है, तो बेंच ड्रिलिंग मशीन हो गई सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। लेकिन एक ही बेंच पे 3-4 सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन लगाया जाए, एक बेंच पे कितना? 4 मशीनें लग गई, तो वो उनका गैंग बन गया उन मशीनों का, तो उसी मशीन को गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलेंगे। गैंग ड्रिलिंग मशीन कोई अलग नहीं है, बस जब सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन को एक ही बेंच पे 3-4 लगा दिया जाएगा, जब उनका गैंग बन जाएगा तो उसी को गैंग ड्रिलिंग मशीन बोल देंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन मैंने बताया था कि जो हमारा ड्रिल मशीन होता है उसका जो पिलर होता है, ड्रिल मशीन पे क्या होता है हमारे, ये पिलर है ड्रिल मशीन का मान लीजिए, तो इस पे हमारा क्या होता है? रेडियल आर्म लगी होती है। मैंने आपको बताया था कि इस पे हमारा रेडियल आर्म लगा होता है, और इस रेडियल आर्म पे क्या होता है? हमारा स्पिंडल हेड होता है, और इसी में हमारा ड्रिल बिट लगा होता है। यही क्या होता है? हमारा स्पिंडल हेड होता है। तो मैंने बताया था कि जो रेडियल आर्म मशीन होती है, ठीक है, ये मैंने बस पिलर और रेडियल आर्म बनाया है, यह रेडियल आर्म है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियल आर्म। पूरी मशीन नहीं बनाई है। तो देखिए रेडियल आर्म पर इस स्पिंडल हेड को हम खिसका सकते हैं आगे पीछे। तो पीछे आएगा तो पिलर के पास आएगा, क्योंकि यह मशीन का क्या है? पिलर है। तो इधर खिसकाएंगे तो मशीन के पास, मतलब स्पिंडल हेड पिलर के पास आएगा और पिलर से दूर भी जा सकता है। और इस रेडियल आर्म को इस पिलर पे ऊपर नीचे भी खिसका सकते हैं, और इधर उधर पूरा घुमा भी सकते हैं। यह भारी वर्क पीस के लिए यूज किया जाता था, कि जिस वर्क पीस को बार बार उठा के इधर उधर नहीं किया जा सके, तो वर्क पीस एक जगह रखा रहता था। हम स्पिंडल हेड को आगे पीछे सरका करके, इस रेडियल आर्म को ऊपर नीचे करके, घुमा करके, उस बड़े जॉब पे, भारी जॉब पे जहां जहां ड्रिल करना होता था, आसानी से बिना हिलाए डुलाए उस जॉब को कर सकते थे। तो आई बात समझ में? यह रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है। किसमें होता है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है, जिसमें स्पिंडल हेड को हम पिलर के पास और नजदीक और दूर ले जा सकते हैं, और इस रेडियल आर्म को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसे घुमा भी सकते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है। तो किसी भी स्क्रू पे जो थ्रेड ऐसे कटी होती है ना, थ्रेड ऐसे काटते हैं, आ रहा है बात समझ ना भाई? ऐसे ही तो थ्रेड कटी होती है किसी स्क्रू पे, हालांकि मैंने बड़ा बड़ा बना दिया, आप शायद छोटा बनाओ तो ज्यादा समझ में आए। ऐसे ये हमारा स्क्रू है, इस पे यह थ्रेड कटा हुआ है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्या? क्रेस्ट, शिखर। भाई जो ऊपर रहेगा वो शिखर है, मतलब क्रेस्ट बोलेंगे। जो अंदर रहेगा वो जड़ है, मतलब रूट बोलेंगे, रूट का मतलब जड़। तो ये ऊपर क्रेस्ट होता है, नीचे रूट होता है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा थ्रेड है जिसमें देख रहे हैं वी आकृति में, कि उसकी क्रेस्ट और रूट कैसे हो? गोलाई में। क्रेस्ट और रूट कैसे बने हो? गोलाई में बने हो। क्रेस्ट और रूट गोलाई में हो, लिखा ना। क्रेस्ट और रूट को राउंड कर दिया जाता है। क्रेस्ट और, जैसे यह नुकीला है, क्रेस्ट को भी हल्का सा राउंड कर दीजिए और रूट को भी राउंड कर दीजिए। क्रेस्ट को भी राउंड कर दीजिए और रूट को भी राउंड कर दीजिए। क्रेस्ट को भी राउंड और रूट को भी। जो अभी मैंने पीछे यहाँ पे बनाया अर्धवृत्त वाला नहीं रहेगा, ठीक है, अर्धवृत्त वाला है तो दूसरा थ्रेड हो जाएगा। इस तरह से क्रेस्ट और रूट को सिर्फ राउंड करना है। तो किसमें होता है? तो यह होता है आपका BHW में। किसमें होता है? BHW थ्रेड में होता है। क्रेस्ट और रूट इसके राउंड होते हैं। इसका जो एंगल होता है 55 डिग्री होता है। BA थ्रेड का जो एंगल होता है यह 47 डिग्री होता है। कितना होता है? 47 डिग्री होता है। यह जनरली हमारा जो यूज किया जाता है घड़ी के पुर्जों में। कहां पे? घड़ी के पुर्जों में यह थ्रेड यूज किया जाता है। अरे सॉरी, BA थ्रेड का जो एंगल होगा ना 47.5 होता है, 47 नहीं 47.5 डिग्री होता है, ठीक है। यह घड़ी के पुर्जों में यूज किया जाता है यह थ्रेड। और आपका छोटे स्क्रू पे, 6 mm से कम वाले जो स्क्रू होते हैं, छोटे स्क्रू पर, ठीक। BSF थ्रेड जो होता है हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। फाइन का मतलब हो गया कि
महीन थ्रेड कब होगा? जब उसके पिच पास होंगे, उसकी पिच कम होगी, मतलब थ्रेड पास होंगे तो उसकी पिच कम होगी, उसी को महीन थ्रेड या फाइन थ्रेड बोलते हैं। इसका यूज कहां करेंगे? तो इसका भी एंगल 55 डिग्री ही होता है और इसका यूज किया जाता है कंपन वाले स्थानों पर, जहां क्योंकि थ्रेड महीन थ्रेड है, पास है, तो वाइब्रेशन होने पर वो जल्दी खुले ना। तो जहां कंपन वाला स्थान रहता है, जैसे ऑटोमोबाइल, जो बाइक या कार चल रही है उसमें भी तो कंपन होता रहता है, तो ऐसे कंपन वाले स्थानों पर या ऑटोमोबाइल्स में हम लोग बीएसएफ थ्रेड यूज करते हैं, इसका एंगल भी 55 डिग्री होता है। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। बाकी बीएसडब्ल्यू का एंगल भी 55 डिग्री होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। और उसके बाद एक्मी थ्रेड, इसका एंगल जो होगा हमारा 29 डिग्री होता है। कितना होता है? एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है। और इसका यूज जो होता है हम देखते हैं लेथ मशीन पर। लेथ मशीन के जो लीड स्क्रू होता है उस पर एक्मी थ्रेड कटा होता है, प्लस उसके द्वारा जो वहां पे एप्रन के पास में हाफ नट होता है हमारे लेथ मशीन में, उस पर भी एक्मी थ्रेड कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस टैप रिंच का क्या नाम है? यह रिंच यहाँ पे दे रखा है, पूछ रहा है इस टैप रिंच का नाम क्या है। तो ये देखना है, इसमें कहीं कुछ अलग चीज तो है नहीं, सॉलिड है बिल्कुल। एक होल यहाँ दे रखा है, तो यह होल तो कम ज्यादा नहीं कर सकते, और एक होल यहाँ दे रखा है। यह टैप को पकड़ के घुमाने के लिए, जो हमारा टैप होता है, टैप क्या होता है? तो आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप यूज किया जाता है। टैप का ऊपरा हिस्सा जो होता है वो स्क्वायर बना होता है, उस स्क्वायर वाले भाग को इसमें फंसा करके फिर हाथ से उसको घुमाते हैं थ्रेड काटने के लिए। तो वही जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें देख रहे हैं जो दोनों होल है दोनों फिक्स है, होल को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो टैप रिंच है ये कौन सा वाला होगा? सॉलिड वाला होगा, सॉलिड टैप रिंच, क्योंकि हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो दिया वही रहेगा, सॉलिड जो दिया है वही रहेगा। टी हैंडल टैप रिंच, जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है टी हैंडल टैप रिंच है, इसका यूज कहां करते हैं? तो दिख रहे हैं इस पर डेप्थ है, मतलब अगर कहीं गहराई में आपको थ्रेड काटनी हो तो गहराई में थ्रेड काटने के लिए एक तो उसकी लंबाई हो जाएगी आपकी टैप की, प्लस इसमें भी लंबाई बढ़ गई, तो आसान हो जाता है काटना। तो टैप को हम यहाँ नीचे चक में पकड़ते हैं और इससे घुमाते हैं, तो इसलिए इसका देख रहे हैं हैंडल कैसा है, इसकी टी आकृति दिख रही है आपको, ऐसे और ऐसे टी आकृति बन गया ना, इसीलिए टी हैंडल टैप रिंच बोलते हैं। और एक और टैप रिंच होता है आपका एडजस्टेबल टैप रिंच। देखिए एडजस्ट नहीं हो रहा था इसलिए सॉलिड टाइप का था, एडजस्टेबल वाला यह है। ठीक है, इसमें एक साइड फिक्स रहता है और एक साइड स्क्रू लगाया, देख रहे हैं यहाँ, इसको घुमाएंगे तो ये देखिए एक जाओ इधर हो गया जो फिक्स है, और एक जाओ ये वाला हो गया जो आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, तो इसको जब घुमाएंगे तो ये पीछे जाएगा, तो इसकी क्या होगी? साइज इसका बड़ा हो जाएगा। छोटे साइज का हमारे पास टैप है, तो इसको टाइट कर देंगे, नजदीक आ जाएगा छोटा वाला, मतलब इसको हम अलग अलग साइज के, इसमें एक ही साइज के जो दिया हुआ उसी साइज का टैप पकड़ पाएंगे, जबकि इसमें हम अलग अलग साइज के टैप को पकड़ सकते हैं, इस हैंडल को घुमा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसको साइज को, इसलिए इसे एडजस्टेबल टैप रिंच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बताया भी था, टैप ड्रिल साइज को हमने टीडीएस लिख दिया था। क्या लिख दिया था? टीडीएस, टैप ड्रिल साइज बराबर मैंने बताया था आपको टैप साइज माइनस 2 इंटू डी। डी मैंने बताया था कि थ्रेड की गहराई होती है, क्या होती है? थ्रेड की गहराई होती है। उसके बाद एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? कि जो ये टीडीएस होता है, जो टैप ड्रिल साइज हम निकालते हैं, ये हमारा माइनर डाया होता है, छोटा व्यास होता है, माइनर डाया, छोटा व्यास, कौन सा? टीडीएस। और जो टैप साइज होता है ये हमारा मेजर डाया होता है, बड़ा वाला व्यास होता है, मेजर डाया, बड़ा वाला व्यास होता है। और डी हमारा क्या है? गहराई है, तो उसी हिसाब से मैंने बताया था कि मीट्रिक बोलेगा तो 0.61 इंटू पिच रख लेंगे, और अगर वहीं पे ब्रिटिश बोलेगा तो 0.64 इंटू पिच रख लेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए सीधे फार्मूला ही पूछ लिया और कुछ नहीं पूछा है, तो फार्मूला भी इसमें दिमाग लगाया है कि टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया। देखिए टैप साइज के रूप में ना देकर के किस रूप में लिख दिया है? मेजर डाया के रूप में लिख दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेजर डाया माइनस 2 गुणे डेप्थ, पहला वाला ये ऑप्शन मिल गया, माइनस 2 गुणे डी। डी क्या है? गहराई है, डेप्थ है, तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों बताया कि हो सकता है ऐसा भी लिख देता, टैप ड्रिल साइज ने लिख देता कि माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टैप ड्रिल साइज है, टीडीएस कहते हैं शॉर्ट में, टैप ड्रिल साइज, इसको माइनर डाया बोलते हैं, जो टैप साइज होता है हमारा उसको मेजर डाया बोलते हैं। अगर ये चीजें जानते रहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बदला तो उसी हिसाब से आप भी अपने फार्मूले को बदल के सही कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।